सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये था वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला एक महत्वपूर्ण दौर। ये केवल राजाओं और युद्धों का समय नहीं था, बल्कि ज्ञान, समाज और संस्कृति के विकास का भी युग था। इसी काल में वेदों की रचना हुई, जनजातियां धीरे धीरे राज्यों में बदलने लगी और भारतीय सभ्यता की कई परंपराओं की नींव रखी गई। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं वैदिक काल की कहानी, उसका समाज, जीवन शैली और भारत के इतिहास पर उसका प्रभाव। आर्यों का आगमन आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों जैसे मैक्स मुलर ने माना कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने अपने सिद्धांत में आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताया। लेकिन हाल के वर्षों में हुई राखी गढ़ी की डीएनए रिसर्च ने इस बहस को एक नया मोड़ दिया है। इस शोध के अनुसार आर्यों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की डीएनए में काफी समानता पाई गई, जिससे कुछ विद्वान आर्यों की स्वदेशी उत्पत्ति की संभावना भी मानते हैं। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों के बीच बहस आज भी जारी है। वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय समाज काफी सरल और ग्रामीण था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे और वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं बल्कि व्यक्ति के कार्य और पेशे पर आधारित थी। समाज में समानता और सादगी अधिक दिखाई देती थी। दूसरा चरण था उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस दौर में लोहे की खोज ने कृषि और युद्ध दोनों को बदल दिया। छोटे जनजातीय समूह धीरे धीरे शक्तिशाली महाजनपदों में बदलने लगे। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ अधिक जटिल हो गए और वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदलने लगी। यही बदलाव आगे चलकर प्राचीन भारतीय समाज की नई संरचना की नींव बनी। प्रारंभिक आर्यों का जीवन मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र के आसपास विकसित हुआ था। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि, जो वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी सिंधु नदी, जिसे ऋग्वेद में माता के रूप में सम्मान दिया गया है। इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जैसी नदियां भी इस क्षेत्र की जीवन रेखा थीं। इन नदियों के किनारे ही आर्यों ने अपने गांव बसाए, खेती की और धीरे धीरे एक संगठित समाज का निर्माण किया। वैदिक साहित्य, जिसे श्रुति कहा जाता है, 4 मुख्य भागों में विभाजित है। सबसे पहला भाग है संहिताएं, जिनमें मंत्रों और वैदिक ऋचाओं का संग्रह मिलता है। यहीं से हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक सोच की झलक मिलती है। दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, जो यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के नियमों तथा उनके अर्थ को विस्तार से समझाते हैं। तीसरा भाग आरण्यक। इनकी रचना जंगलों में रहने वाले ऋषियों ने की थी, इसलिए इनमें रहस्यवाद और आध्यात्मिक चिंतन पर अधिक जोर दिया गया। और अंत में आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। यही ग्रंथ आगे चलकर भारतीय दर्शन की मजबूत नींव बनी। वैदिक ज्ञान की सबसे मजबूत नींव माने जाते हैं 4 वेद। इनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और लगभग 1028 सूक्त शामिल हैं, जिनमें देवताओं की स्तुतियां और वैदिक जीवन की झलक मिलती है। दूसरा है सामवेद, जिसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मंत्रों, धुनों और गायन पर आधारित है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को करने के नियम और प्रक्रियाएं विस्तार से बताई गई हैं। और चौथा है अथर्ववेद। इसमें मंत्र, जादुई सूत्र, उपचार और दैनिक जीवन से जुड़ी कई बातें शामिल हैं। ये चारों वेद मिलकर वैदिक सभ्यता की ज्ञान, धर्म और संस्कृति की आधारशिला बनाते हैं। वैदिक काल में राजनैतिक व्यवस्था धीरे धीरे विकसित होती गई। शुरुआत जन से हुई, यानी छोटे छोटे समुदाय जिनका नेतृत्व एक राजन करता था। समय के साथ ये समुदाय संगठित होकर जनपद बने, जहां एक राजा प्रमुख शासक होता था। आगे चलकर कई जनपद मिलकर शक्तिशाली महाजनपदों में बदल गए, जिनका नेतृत्व महाराजा करते थे। इसके बाद आया साम्राज्य का दौर, जहां कई राज्यों को मिलाकर एक विशाल शासन स्थापित किया गया, जिसके शीर्ष पर एक सम्राट होता था। और अंत में विकसित हुआ राष्ट्र, यानी एक संप्रभु और संगठित राज्य की अवधारणा। इसी क्रमिक विकास ने आगे चलकर प्राचीन भारत की मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। वैदिक प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पद और अधिकारी होते थे,
जो समाज और शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करते थे। भगदुग कर यानी टैक्स एकत्र करने का काम करता था। महिषी राजा की मुख्य रानी कहलाती थी, जिसे विशेष सम्मान प्राप्त था। दूत गुप्तचर या संदेशवाहक की भूमिका निभाता था, जो राज्य की महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाता था। वहीं पालगल आधिकारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता था। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था, जो पूरे परिवार का नेतृत्व करता था। और तक्षण यानी बढ़ई समाज के महत्वपूर्ण कारीगरों में गिना जाता था। इन पदों से पता चलता है कि वैदिक समाज केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से भी काफी संगठित था। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त से मानी जाती है। इसके अनुसार समाज को अलग अलग कार्यों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण पुरुष के मुख से उत्पन्न माने गए, जिनका कार्य शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठान था। क्षत्रिय भुजाओं से जुड़े थे, इसलिए उन्हें शासन और युद्ध का दायित्व मिला। वैश्य जंघाओं से उत्पन्न माने गए, जो व्यापार और कृषि से जुड़े थे। और शूद्र चरणों से उत्पन्न बताए गए, जिनका कार्य सेवा करना माना गया। प्रारंभिक वैदिक काल में ये व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्ति के कर्म और पेशे पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यही व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदलने लगी। यहीं से भारतीय समाज में सामाजिक विभाजन और अधिक गहरा होता चला गया। वैदिक समाज में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, यानी शिक्षा और अनुशासन का चरण। इस दौरान विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान और जीवन के मूल्य सीखता था। दूसरा चरण था गृहस्थाश्रम। ये विवाह, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का समय माना जाता था। इसके बाद आता था वानप्रस्थाश्रम, जहां व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक मोह से दूरी बनाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता था। और अंतिम चरण था संन्यास आश्रम, त्याग और मोक्ष की खोज का मार्ग। इस अवस्था में व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति में लग जाता था। ये व्यवस्था केवल जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका नहीं थी, बल्कि संतुलित और अनुशासित जीवन जीने की एक सोच भी थी। ऋग्वैदिक काल में किसी व्यक्ति की समृद्धि का सबसे बड़ा मापदंड था पशुधन, खासकर गाय। गायों को इतना पवित्र माना जाता था कि उन्हें अघन्या कहा गया, यानी जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। कृषि के विकास के साथ भूमि ही धन और शक्ति का मुख्य स्रोत बन गई। इसी दौर में कर व्यवस्था भी शुरू हुई, जिसे बलि कहा जाता था। किसानों को अपनी उपज का लगभग 1/6 हिस्सा कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था। यानी वैदिक काल में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पशुपालन से कृषि आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी। वैदिक काल में राजाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए विशेष राजकीय यज्ञ किए जाते थे। सबसे प्रसिद्ध था अश्वमेध यज्ञ। इसका उद्देश्य राज्य की सीमाओं का विस्तार और राजा की शक्ति का प्रदर्शन करना था। राजसूय यज्ञ के माध्यम से किसी राजा को औपचारिक रूप से सम्राट घोषित किया जाता था। ये उसके सर्वोच्च शासन और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। वहीं वाजपेय यज्ञ एक विशेष रथ दौड़ से जुड़ा हुआ था, जिसके जरिए राजा अपनी श्रेष्ठता और सामर्थ्य साबित करता था। ये यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि राजनीतिक शक्ति और प्रभुत्व दिखाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम थे। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे प्रमुख थे इंद्र, जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। अग्नि देवता मनुष्यों और देवताओं के बीच संदेशवाहक माने जाते थे, क्योंकि यज्ञ की आहुति अग्नि के माध्यम से ही देवताओं तक पहुंचती थी। वहीं वरुण जल, सत्य और नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धार्मिक विचारों में बदलाव दिखाई देने लगा। इसी दौर में त्रिमूर्ति की अवधारणा उभर कर सामने आई। प्रजापति सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और महेश यानी शिव संहार के देवता माने गए। ये बदलाव दर्शाता है कि वैदिक धर्म धीरे धीरे प्रकृति पूजा से अधिक जटिल धार्मिक और दार्शनिक रूप लेने लगा था। यदि प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना करें तो समाज में कई बड़े बदलाव साफ दिखाई देते हैं। अर्थव्यवस्था, जो पहले मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, धीरे धीरे कृषि प्रधान बन गई। समाज भी पहले की अपेक्षा अधिक कठोर हो गया। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और पेशे पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये जन्म आधारित और अधिक कठोर बनती चली गई।
महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट देखने को मिली। जहां पहले उन्हें शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में उनके अधिकार सीमित होने लगे। धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। नई और अधिक शक्तिशाली देवताओं की पूजा बढ़ी और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ स्थायी सेना की अवधारणा भी विकसित होने लगी। इन सभी परिवर्तनों ने भारतीय समाज को एक नई और अधिक संगठित रूप की ओर आगे बढ़ाया। वैदिक काल की विरासत आज भी भारतीय संस्कृति और समाज में गहराई से दिखाई देती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये दर्शाता है कि वैदिक युग केवल यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने सत्य, नैतिकता और दर्शन जैसे गहरे मूल्यों की भी नींव रखी। इसी काल में विकसित विचारों ने आगे चलकर भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र की सोच को आकार दिया। आज भी हमारे कई आदर्श और मूल्य उसी वैदिक परंपरा से प्रेरणा लेते हैं।